सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 2 संबंध एवं फलन में आज हम स्टडी करेंगे फंक्शन को। हिंदी में इसे कहते हैं फलन। चैप्टर 2 की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलस को पढ़ेंगे तो कैलकुलस को समझने के लिए हमें फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, हमें फलन की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं फलन क्या होते हैं। फलन को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझा दो समुच्चयों a और b के कार्तीय गुणन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b। उसके बाद हमने समझा संबंध को, रिलेशन को। अब हम समझेंगे फलन को। फलन को समझने के लिए दो सेट लेते हैं। सपोज एक सेट है a और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक दूसरा सेट है b और इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2। अब हम सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने संभावित क्रमित युग्म बनते हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, ये जो सेट होता है इसी सेट को कहते हैं सेट a और सेट b का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड सेट b। अब अगर हम सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट्स के साथ किसी प्रॉपर्टी या किसी रूल के अकॉर्डिंग एसोसिएट करें तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है इसे कहते हैं रिलेशन, संबंध। अगर हम सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट्स के साथ इस तरह से एसोसिएट करें कि सेट a का एलिमेंट सेट b के एलिमेंट के या तो बराबर होना चाहिए या सेट b के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सेट a का एलिमेंट 1 का सेट b के एलिमेंट्स 1 और 2 के साथ रिलेशन होगा और सेट a के एलिमेंट 2 का सेट b के एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन होगा। लेकिन सेट a के एलिमेंट 3 का सेट b के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 3 सेट b के सभी एलिमेंट से बड़ा है। सपोज ये जो रिलेशन है ये रिलेशन R1 रिलेशन है। अब क्योंकि रिलेशन R1 के सारे ऑर्डर पेयर्स a और b के कार्तीय गुणन में भी हैं, या कह सकते हैं कि a और b के कार्तीय गुणन से ही लिए गए हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समुच्चय a से समुच्चय b में जो संबंध होता है वो a और b के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है R1, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट b के वो एलिमेंट्स जो कि सेट a के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, सेट a के एलिमेंट से संबंधित हैं, इन्हें कहते हैं सेट a के एलिमेंट्स का प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमेज। तो इस तरह से सेट a के एलिमेंट 1 के दो इमेजेस हैं 1 एंड 2, और 2 की केवल एक ही इमेज है 2, और 3 की कोई इमेज नहीं है। अब अगर समुच्चय a से समुच्चय b में एक और संबंध R2 को इस तरह से परिभाषित किया जाए कि इसके ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करे x, y से x सेट a का एलिमेंट है और y सेट b का एलिमेंट है, और उनके बीच में संबंध इस तरह से परिभाषित है कि y x से 1 कम है, तो इस परिभाषा के अनुसार सेट a के एलिमेंट्स 1 की इमेज होगी 0 क्योंकि 0 1 से 1 कम है, 2 की इमेज होगी 1 क्योंकि 1 2 से 1 कम है, और 3 की इमेज होगी 2 क्योंकि 2 3 से 1 कम है। अब अगर हम संबंध R1 और संबंध R2 का अंतर देखें तो एक अंतर तो यह है कि रिलेशन R1 में समुच्चय A के केवल दो ही एलिमेंट्स 1 एंड 2 समुच्चय B के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, समुच्चय B के एलिमेंट से संबंधित हैं, जबकि R2 में समुच्चय A के तीनों एलिमेंट्स 1 2 3 समुच्चय B के एलिमेंट से रिलेटेड है, समुच्चय B के एलिमेंट से संबंधित हैं। रिलेशन R1 और रिलेशन R2 में दूसरा अंतर यह है कि रिलेशन R1 में सेट A का एलिमेंट 1 के दो इमेजेस हैं 1 एंड 2, जबकि रिलेशन R2 में सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में केवल एक ही इमेज है, जिसे हम कहेंगे अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज। तो इस तरह से संबंध R2 समुच्चय A से समुच्चय B में एक विशेष प्रकार का संबंध है और इसकी दो विशेषताएं होती हैं। इसकी एक विशेषता तो यह है कि समुच्चय A का हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता है, समुच्चय A का हर एक एलिमेंट समुच्चय B के एलिमेंट से संबंधित होता है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि समुच्चय A का हर एक एलिमेंट का समुच्चय B के एलिमेंट में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, एक यूनिक इमेज होती है। यूनिक इमेज का मतलब केवल एक प्रतिबिंब होता है, और इस तरह के विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं और इसे जनरली f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हम फलन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, एक यूनिक इमेज होती है,
और इसे प्रतीकात्मक भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और अगर फलन f के अनुसार समुच्चय a के एलिमेंट x की इमेज y है तो इसे इस तरह से लिखा जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ x। अब समझते हैं फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन के डोमेन को, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रांत। जिस तरह से हमने रिलेशन के डोमेन को पढ़ा है, ठीक उसी तरह से फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इनके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है। और क्योंकि इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो इस तरह से फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पूरा सेट ए होता है। अब समझते हैं फंक्शन के कोडोमेन को। हिंदी में इसे कहते हैं सहप्रांत। रिलेशन की ही तरह फंक्शन का कोडोमेन भी पूरा सेट बी होता है। अब समझते हैं फंक्शन के रेंज को। हिंदी में इसे कहते हैं परिसर। रिलेशन की ही तरह फंक्शन के सभी कर्वी ट्यूबों के दूसरे एलिमेंट्स का जो सेट होता है ये फंक्शन का रेंज होता है, ये फंक्शन का परिसर होता है। या ये कह सकते हैं कि फलन f के अंतर्गत समुच्चय a के सभी अवयवों का प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है ये फलन का परिसर कहलाता है। आइए अब हम समझते हैं अलग अलग प्रकार के फलनों को और उनके ग्राफ को। अलग अलग प्रकार के फलनों और उनके आलेख में सबसे पहले समझते हैं तत्समक फलन को। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। माना कोई फलन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर। तो इस तरह का जो फलन होता है जिसका डोमेन या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है या वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, और सहडोमेन भी या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है या वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो इस तरह का जो फलन होता है इसे कहते हैं वास्तविक फलन, रियल फंक्शन। तो ये वास्तविक फलन है, ये तत्समक फलन कहलाता है। इसे हम तत्समक फलन कहेंगे अगर f ऑफ x इक्वल टू एक्स। f ऑफ x इक्वल टू एक्स का मतलब है हर एक रियल नंबर का जो प्रतिबिंब होगा, हर एक रियल नंबर की जो इमेज होगी वो स्वयं अपने आप होगी। ठीक है, x की इमेज x होगी। किसके लिए? हर एक रियल नंबर के लिए। ये फॉर एवरी का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए हम अलग अलग वास्तविक संख्याओं के लिए इसके प्रतिबिंब निकालेंगे और प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करते हैं y से। मीन्स x के अलग अलग मानों के लिए y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x का मान लेंगे और इस वाले कॉलम में हम लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये इक्वल टू क्या है? x। इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले नेगेटिव मान लेते हैं। x का मान लेते हैं -2। तो जब x का मान -2 होगा तो y इक्वल टू x है, तो ये भी -2 होगा। अगर हम x का मान -1 लें तो y इक्वल टू x है, ये y का मान भी -1 होगा। अगर हम x का मान यहाँ पे 0 लें तो y इक्वल टू x, ये भी 0 होगा। ठीक है, अब x का मान लेते हैं 1 तो y इक्वल टू x 1 आएगा। अब x का मान लेते हैं 2 तो y इक्वल टू x, ये भी 2 आएगा। इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -2, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -2, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट -1, तो ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा? x -1 y -1, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, मीन्स ये वाला पॉइंट ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, एक और पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1, x 1 और y भी 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने ये निकाला है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 2, x 2 और y 2, तो ये यहाँ पर होगा x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन बिंदुओं को मिला करके हमें तत्समक फलन y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ये नीचे की तरफ। तो इस तरह का जो हमें ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया। तो इस तरह का जो सीधा जो मूल बिंदु से पास हो रहा है यह तत्समक फलन का ग्राफ है। नेक्स्ट समझते हैं अचर फलन को, कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई फलन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये वास्तविक फलन है, ये अचर फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सी यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो सी यहाँ पर कोई भी एक अचर संख्या, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए
सी का मान सपोज 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x के अलग अलग मानों के लिए हम y का मान निकालेंगे जो कि c होगा, जो कि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं 2x, और ये होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी की जगह पे यहाँ पे ले रहे हैं 2, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर x का मान -2 है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। y का मान 2 ही होना चाहिए। अगर x इक्वल टू माइनस लें तब भी y इक्वल टू 2 होगा, अगर x इक्वल टू 0 लें तब भी y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 लें तब भी y इक्वल टू 2 होगा, अगर x इक्वल टू 2 लें तब भी y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करें, -2, -2, -1, -2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, तो हमें इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे। -2, 2, ये पॉइंट यहाँ पर है, -1, 2, ठीक है, 0, 2, 1, 2, 2, 2, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि x अक्ष के समांतर है। तो जो अचर फलन होता है ये स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू x अक्ष, ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा। अब समझते हैं बहुपदीय फलन को, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कोई फलन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एक वास्तविक फलन है, ये बहुपदीय फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an x टू द पावर n। यहाँ पे जो a0, a1, a2, a3 है ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और जो x की पावर होनी चाहिए n वो ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स जो x की पावर होगी वो पूर्णांक होगी लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई भी फलन ले सकते हैं। तो इस फलन में हर टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 3 है, पूर्णांक है लेकिन नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे x, इस टर्म में x की पावर 2 है, पूर्णांक है और नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर x की पावर 1 है, पूर्णांक है और नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे x की पावर 0 है जो कि पूर्णांक है और नेगेटिव नहीं है। तो इस तरह का जो फलन है जहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, इस तरह के फलन को कहते हैं बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x प्लस 3। तो क्या ये बहुपदीय फलन कहा जाएगा? इस पर अगर हम देखें, इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर -1 प्लस 3। तो इस फलन में यहाँ पे x की पावर -1 है जो कि नेगेटिव है तो पूर्णांक लेकिन नेगेटिव है। और इस तरह और बहुपदीय फलन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो x की पावर n होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। तो यह बहुपदीय फलन नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बहुपदीय फलन नहीं है, ठीक है, यह बहुपदीय फलन नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस पे देखिए यहाँ पे ये करणीय रूप में लिखा है, ये षड फॉर्म में लिखा है। जब इसको घातांक रूप में लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो इस तरह से लिखा था x की पावर हाफ प्लस 2। यहाँ पे x की पावर हाफ है जो कि पूर्णांक नहीं है, तो ये भी बहुपदीय फलन नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो इन एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपदीय फलन हम किस तरह के फलनों को कहेंगे। बहुपदीय फलन वहाँ होगा जहाँ पर x की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, ऋणेतर पूर्णांक होगी, ठीक है। अब क्योंकि जो बहुपदीय फलन है वो अलग अलग घातों वाले हो सकते हैं तो इसलिए इनका जो ग्राफ होगा वो अलग अलग तरह का होगा। हम यहाँ पे कोई एक बहुपदीय फलन ले लेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फलन ले रहा हूँ, बहुपदीय फलन ले रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, सीधा मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का पैराबोला होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो
यहाँ पे जो फलन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरह का पैराबोला होगा, ठीक है। और अलग अलग घातों वाले जो बहुपदीय फलन है उनके ग्राफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ग्राफ लिया है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लिया है, जो कि इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं मापांक फलन को, मॉड्यूलस फंक्शन। कोई फलन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वास्तविक फलन है, ये मापांक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। यहाँ पे जो ये दो डंडे लगाए गए हैं, ये जो दो बार है, ये मॉड्यूलस का सिंबल होता है, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक रियल वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन है, ठीक है। तो उसका ग्राफ को समझने के लिए एक्स के अलग अलग वास्तविक मानों के लिए वाई का मान निकालते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं एक्स, और इस कॉलम में ले लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस का मतलब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं -2, y इक्वल टू हो जाएगा -2 का मॉडुलस, और -2 का मॉडुलस होता है 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू -1, तो इसके लिए y की वैल्यू होगी y इक्वल टू -1 का मॉडुलस, -1 का मापांक, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा देंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। 0 के लिए y इक्वल टू 0, 0 होगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, x की जगह पे 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में शो करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। -2, -2, -2, -2, -2, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। -1, -1, -1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0, ये पॉइंट आएगा मूल बिंदु। 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल है। नेक्स्ट समझते हैं परिमेय फलन को, रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो इस प्रकार का जो फलन होता है इसे कहते हैं बहुपदीय फलन। और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है दोनों का सेम डोमेन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ये दोनों बहुपदीय फलन होते हैं, जिसे अभी हमने समझा था, ठीक है। ये भी बहुपदीय फलन होगा और ये भी बहुपदीय फलन होगा, लेकिन जो जी ऑफ एक्स होगा ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने परिमेय संख्याओं को पढ़ा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि परिमेय फलन भी अलग अलग प्रकार के होंगे, इनके भी ग्राफ अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक फलन ले लेते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं चिन्ह फलन को, इंग्लिश में से कहते हैं सिग्नम फंक्शन। तो कोई फलन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर चिन्ह फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे जो फलन है ये 3 तरह से परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और 0 से बड़े रियल नंबर के लिए, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, और 0 से छोटे रियल नंबर्स के लिए, मीन्स नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो y इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को। और अब देखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, मीन्स y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1, ठीक है। x के सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए y का मान 1 आएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे स्ट्रेट पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होल बना देते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y का मान 0 है, इसलिए यहाँ पे हमें होल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेगेटिव रियल नंबर के लिए देखते हैं, लेस देन 0 रियल नंबर के लिए y इक्वल टू -1 है, ठीक है। इसका मतलब है कि सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए y का मान -1 है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से x एक्सिस के समांतर होगा,
इस तरह से, और यहाँ पे इस तरीके से होल दिखा देंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y का मान 0 जिसे हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चिन्ह फलन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये चिन्ह फलन का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कोई फलन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है यदि f ऑफ x इक्वल टू, ये बड़ा ब्रैकेट है और बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा है x, इस तरह का जो फलन होता है इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। अब यहाँ पे जो ये हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, इसका मतलब है कि इसका जो मान होता है वो x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान होता है। ठीक है, इसको उदाहरणों से समझते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ उदाहरणों से यहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कोई रियल नंबर ले लेते हैं, x का मान 3.8। ठीक है, 3.8, इसका मतलब है इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसका मान पूर्णांक होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा, इससे कम या इसके बराबर। तो इससे कम जो पूर्णांक है, इससे छोटे जो पूर्णांक है, इससे छोटे पूर्णांक कौन कौन से हैं, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ये सभी क्या है, ये 3.8 से छोटे पूर्णांक है। और इन सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन है, महत्तम कौन सा है, महत्तम पूर्णांक कौन सा है इनमें सबसे बड़ा जो है वो 3 है, तो इसका मान आएगा 3। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे हम ले लें 3.2 ले लें, ठीक है 3.2, तो यह एक पूर्णांक होगा जो कि इससे कम या इसके बराबर महत्तम पूर्णांक होगा। और क्योंकि 3.2 है, ये पूर्णांक नहीं है, इससे छोटे जो पूर्णांक है, इससे छोटे पूर्णांक हैं 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, और इनमें सबसे बड़ा कौन है, 3, तो उसका उत्तर 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 ले लें, 3, तो इसके बराबर ये से छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा, सबसे महत्तम, तो इसके बराबर ये से छोटे पूर्णांक कौन कौन से हैं, 3, 2, 1, 0, -1, -2, और में सबसे बड़ा कौन है, 3। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि इसका मतलब होता है कोई पूर्णांक संख्या जो कि या तो x के बराबर होगी या x से कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 = 3 आ गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, 2.9, इसका मान कितना आएगा, इससे छोटे जितने पूर्णांक हैं, इससे छोटे पूर्णांक हैं 2, 1, 0, -1, -2, -3, और में सबसे बड़ा कौन है, 2। ठीक है, इसका मान 2 आएगा। इसी तरह से 2.8 का मान भी 2 आएगा, 2.1 का मान भी 2 आएगा, 2.01 इसका मान भी 2 आएगा, और 2 का मान भी 2 ही आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, 0.99, 0.5 = 0.001 या 0, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x की जगह पे लेते हैं 0, तो y = क्या होगा, y = 0, y का मान 0 होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर 0 से लेके 0.9999 तक। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा 0 से लेके 0.9999 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है महत्तम पूर्णांक फलन, इसका मान 0 होता है, y का मान 0 आएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 0.99 मीन्स 1 से ठीक पहले तक y का मान 0 होगा, और ये यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। और जैसे हम यहाँ पे 1 पे पहुंचेंगे x = 1 पर, तो जब यहाँ पे x = 1 होगा तो y का मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे इस तरह का सर्कल, इस तरह का यहाँ पे होल दिखा देंगे। ठीक है, अब x = 1 पर y का मान 1 है। ठीक है, अब x = 1 के लिए y = 1 है, जिसे हमने यहाँ पे शो कर दिया इस पॉइंट को, और 1 से लेके 1.99999 तक। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग y का मान 1 होगा, और इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे 2 पे पहुंचेंगे, जब x = 2 पे पहुंचेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे और इस तरह से एक सर्कल, एक होल दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x = 2 से लेके 2.999 तक, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2.99 तक, इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन का मान y = 2 ही होगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ यहाँ से ये
ठीक है, y इक्वल टू 2 होगा और ये इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन होगी। और जैसे हम यहाँ पे 3 पे पहुँचेंगे, 3 पे पहुँचने पर y का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह का सर्कल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान जब 3 रखेंगे और 3 से लेके 3.9999 तक y का मान 3 होगा और उसका ग्राफ यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, और 4 पे इसका मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम x के ऋणात्मक मानों के लिए भी इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। डिसकंटिन्यूअस ये असतत ग्राफ है। असतत का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये ब्रेक हो रहा है कहाँ पर, पूर्णांकों पर, क्योंकि जैसे हम 1 पे पहुंचे तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया था, फिर ये 2 पे ब्रेक हुआ, फिर ये 3 पे ब्रेक हुआ, फिर ये 4 पे ब्रेक हुआ। ठीक है, ये -2 पे ब्रेक हुआ, ये -3 पे ब्रेक हुआ, ये -4 पे ब्रेक हुआ। तो उसका जो ग्राफ होता है वो पूर्णांकों पर ब्रेक होता है, इसलिए इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, फलन और अलग अलग प्रकार के फलनों और उनके ग्राफ को समझने के बाद कलम फलन के डोमेन और रेंज पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे।